अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर आज हमने जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ना है। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ जाने से पहले लास्ट टाइम हमने क्या चीज़ देखी थी, हमने जो है एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन किया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, और उसके बाद जो है हमने ये देखा था कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन किस तरीके से ली जा सकती है, यानी कि जो आपका सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 11 तक का जो प्रोसीजर है वो हमने डिस्कस किया। आज हम जो है क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को उर्दू में कहते क्या हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को उर्दू में कहते हैं तकमील मुआहिदा मुख्तस। तकमील मुआहिदा मुख्तस, देखें इसके मतलब क्या है। तकमील मुआहिदा मुख्तस का मतलब यह है कि कोई मखसूस चीज़ का पूरा हो जाना, किसी मखसूस चीज़ का क्या हो जाना, मुकम्मल हो जाना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। क्या की जा रही है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये चीज़ कल डिस्कस की थी कि ये पूरा का पूरा एक्ट क्या है, डिस्क्रिशनरी। ठीक है, पूरा का पूरा एक्ट ही डिस्क्रिशनरी इन नेचर है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 17 को हटा के, क्योंकि आर्टिकल 17 के अंदर मैंडेटरी आ जाता है, जिसके अंदर शल का वर्ड यूज है। ठीक है, अब अगर हम आगे मूव करें, इस आर्टिकल नंबर सेक्शन नंबर 12 की तरफ चलें, तो सेक्शन नंबर 12 की तरफ जाने से पहले हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट बातें समझ लें कि देखें, जो आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है या आपका जो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका एक्टिवेट कब होता है? जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर सपोज एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, किसके दरमियान? ए के दरमियान और मिस्टर बी के दरमियान। ए और बी आपस में क्या करते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ए जो है बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं कर सकता, सबसे पहली रेमेडी क्या है? डैमेजेस। ठीक है, अब डैमेजेस से बात नहीं बन रही, ये डैमेजेस से वो ये कहते हैं कि डैमेजेस से हमारी जो है रिलीफ पूरा नहीं हो रहा। तो इसके लिए वर्ड आपने क्या याद रखना है? इसके लिए जो वर्ड है वो क्या है? वेयर मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ। जहां मनी जो है वो एडिक्वेट रिलीफ ना हो, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे। अब अगर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को देखें तो डैमेजेस से हटके जो बात आएगी एडुकेट रिलीफ की, तो बात ये देखी जाएगी सबसे पहले कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल है या वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है। ठीक है, जब वो प्रॉपर्टी होगी इमूवेबल, क्या होगी वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी होगी इमूवेबल, तो जाहिर सी बात है कोर्ट ये देखेगी कि उस प्रॉपर्टी का एडिक्वेट रिलीफ मनी नहीं है, तो फिर क्या दो? फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे दी जाए। ठीक है, कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट कर सकती है, डिस्क्रिशन है कोर्ट की, मैंडेटरी नहीं है। अंडरस्टैंड? अब अगर बात आती है मूवेबल प्रॉपर्टी की, जहां बात आएगी मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो मनी क्या हो सकता है? मनी एडिक्वेट रिलीफ उसका हो सकता है। अंडरस्टैंड? जब मनी एडुकेट रिलीफ होगा उसका, तो जाहिर सी बात है कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट उसको कंपनसेशन ग्रांट कर सकती है, यानी कि डैमेजेस दिलवा सकती है। ठीक है तो आर्टिकल नंबर 12 क्या बात करता है? आर्टिकल नंबर 12 जो है वो सबसे पहले कहता है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल। केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल, कि वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो इन्फोर्सेबल होगी। सबसे पहले तो बात की गई किस चीज़ की? ट्रस्ट की, कि जहां पर ट्रस्ट होगा वहां पर क्या है? वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही इन्फोर्सेबल होगी। अब ट्रस्ट की जहां पर बात की गई है कि व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन बाय द परफॉर्मेंस होली और इन पार्ट। देखें, जब बात आएगी किसकी? जब बात आएगी ट्रस्ट की,
तो जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पूरी करेगा। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि मिसाल के तौर पे एक शख्स था, उसने जो है एक ट्रस्ट कायम की और वो एक शख्स को ट्रस्टी बना के चला गया। ठीक है, जब वो एक शख्स को ट्रस्टी बना के गया, बाद में जब उसके जो है औलाद हुई, तो वो औलाद ये कहती है, यानी कि जो उसके हायर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो है आप ये प्रॉपर्टी दें। वो कहता है कि आप एक काम करें, आप मनी ले लें। तो मनी यहाँ पर एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, क्योंकि ट्रस्टी का वर्क क्या था? सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी की देख रेख करना। अंडरस्टैंड? सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है? सेकंड बी के अंदर आ जाता है कि असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेजेस। असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेजेस। अब यहाँ पर बात यह है कि मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, कि यहाँ पर मेरे पास कोई एक मोबाइल पड़ा है। अब वो मोबाइल मेरे लिए बहुत ही एंटीक है, बहुत ही जो है नायाब है। ठीक है, किस वजह से नायाब है? क्योंकि जाहिर सी बात है वो मुझे किसी मेरे चाहने वाले ने दिया है, हो सकता है मेरी माँ ने दिया हो, ठीक है, या हो सकता है मेरे किसी ब्लड रिलेटिव ने दिया हो। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही एंटीक है। तो क्या है? तो जो है वो असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेजेस, तो जो एक्चुअल डैमेजेस हैं वो पूरा करना नेसेसरी है, यानी कि वहाँ पर जो आपके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो पूरी होगी ही होगी। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है दैट द पिक्यूनरी कंपनसेशन वुड नॉट अफोर्ड एडुकेट रिलीफ। पिक्यूनरी कंपनसेशन नॉट एडिक्वेट रिलीफ, कि जहाँ पर आपकी जो पिक्यूनरी कंपनसेशन है, ठीक है, वो क्या हो? वो एडिक्वेट रिलीफ ना हो। जब पिक्यूनरी कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगी, फिर क्या होगा? फिर जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, ये क्या है? ये हम पढ़ क्या रहे हैं कि वो केसेस जहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल है। आगे चल के हम पढ़ेंगे केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नॉट इन्फोर्सेबल। उसके बाद आ जाए लास्ट में, पिक्यूनरी कंपनसेशन कुड नॉट बी गॉट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट एग्रीड अपॉन, कि पिक्यूनरी कंपनसेशन जो है वो ली ही नहीं जा सकती। ठीक है, तो 3 और 4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या बात कर रहा है? पिक्यूनरी कंपनसेशन की बात कर रहा है। उसके बाद जो हमारा सेक्शन नंबर 13 है, अब जो सेक्शन नंबर 13 है, 13 की तरफ अगर हम चलें तो सेक्शन 13 किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन 13 को ज़रा गो थ्रू करें तो सेक्शन 13 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सब्जेक्ट मैटर पार्शियली सीज टू एग्जिस्ट। क्या कहता है 13? कॉन्ट्रैक्ट इन विच सब्जेक्ट हैज पार्शियली सीज टू एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है? देखें, अब ये जो है सेक्शन 13 इंटरकनेक्टेड है सेक्शन 56 किसका? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब देखें सेक्शन 13 कहता क्या है? नोट विथ स्टैंडिंग क्लास के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा तरजीह किस चीज़ को दे रही है? सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दी जा रही है। अब ये कह रहा है कि एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 56 a contract is not wholly impossible of performance because a portion of its subject matter existing at its date, ठीक है, has seeks to exist at the time of the performance। कह रहा है कि at the time of performance कोई विस्नेजर हो जाता है। क्या हो जाता है? कोई विस्नेजर, एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, कोई सैलाब वगैरह आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, ए है और मिस्टर बी है। अब ए और मिस्टर बी आपस में करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट। क्या करते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट। जब ए और बी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ दिन बाद वो जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। कितनी? 20 एकड़ है, जिसमें से 10 एकड़ डिस्ट्रॉय हो गई और 10 एकड़ बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ये देखा जाता है कि ए की भी कोई गलती नहीं है, बी की भी कोई गलती नहीं है, विस नेचर हो गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया। तो फिर क्या होगा? फिर जो है
जितनी प्रॉपर्टी ख़राब हो चुकी है, जितनी प्रॉपर्टी विसनेचर से ख़राब हो चुकी है, तो ये बाइंड करता है ये सेक्शन किसके साथ, सेक्शन 56 के साथ, कि वो क्या करेगा, वो जो है उसको रिपेयर करवा के देगा। उसके बाद आ जाएं, इसके अंदर एग्जाम्पल भी यही दी गई है। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट वेयर अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल। सेक्शन 14 क्या कह रहा है, अनपरफॉर्म्ड पार्ट इज स्मॉल। यहां पर क्या कह रहा है 15 के अंदर, अनपरफॉर्म्ड पार्ट इज लार्ज। अब इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पे ए है और बी है। मिस्टर ए और बी क्या करते हैं, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 100 एकड़ ज़मीन का, जिसमें से क्या करते हैं कि ए जो है बी को प्रॉपर्टी सेल करने जा रहा है 100 एकड़ की, और 100 में से 98 एकड़ उसकी है, 2 एकड़ किसकी है, 2 एकड़ मिस्टर सी की प्रॉपर्टी है, बाद में पता चलता है। तो बी ये कहता है कि आप ये करें, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट तो 100 एकड़ का हुआ था, मुझे 100 एकड़ ही चाहिए, मुझे 100 एकड़ ही चाहिए। अब ये कहता है कि 98 एकड़ आप ले लें, 2 एकड़ की जो प्रॉपर्टी, जो 2 एकड़ की जो मालियत बनती है, मिसाल के तौर पे 2 लाख, तो वो आप मुझसे कंपनसेशन की सूरत में ले लें, ठीक है। अब वैसे अगर जनरली देखा जाए तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी ख़त्म हो चुका, क्योंकि इसकी एक कॉन्ट्रैक्ट की जितने भी वैलिडेशन थी, यानी कि उसके अंदर जो भी एक जो है इसेंशियल्स थे वो तो पूरे हुए ही नहीं, उसके बाद पे तो वो पूरा उतरा ही नहीं, तो ये अप टू सम एक्सटेंट ये कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनसेशन भी लेकर दी जा सकती है। अब यहाँ पर अगर आप पढ़े सेक्शन 14 को, डेट द वैल्यू ऑफ एडमिट्स द कोर्ट में एट द सूट ऑफ आइदर पार्टी डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या कह रहा है कि अगर दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी, दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी क्या कर ले, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करे, तो जो आपकी कोर्ट है वो उनको दिला सकती है। यहां पर राइट किसका है, राइट है आइदर पार्टी का, ठीक है। किसका राइट है, आइदर पार्टी का, कि दोनों में से कोई भी एक पार्टी क्या कर ले, दोनों में से कोई भी एक पार्टी परफॉर्म ना कर पाए, तो दोनों में से अगर कोई भी एक पार्टी कोर्ट की तरफ जाती है तो कोर्ट उसको क्या करेगा, कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवा कर देगा, ठीक है। कोर्ट की डिस्क्रिशन है, क्योंकि पूरा का पूरा एक केस पे चल रहा है, डिस्क्रिशनरी। उसके बाद आ जाए 15 की तरफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज लार्ज। अब यहां पर क्या है, एग्रीव पार्टी का राइट है, किसका राइट है, ये राइट है ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। जो एग्रीव्ड पार्टी है उसका ये राइट है, ये दोनों पार्टीज का राइट नहीं है। अब यहां पर कह रहा है वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनएबल टू परफॉर्म द होल इन हिज ऑफ इट, ठीक है, एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेट अनपरफॉर्म्ड considerable portion of the whole or does not admit compensation in money, जहां पर वो compensation in money को admit ना करे, ठीक है। he is not entitled to obtain a degree of specific performance but the court may at the suit of the other party, जहां पर किसका राइट है, एक ही पार्टी का, अदर पार्टी का, डायरेक्ट द पार्टी टू डिफॉल्ट, जिसने डिफॉल्ट किया उसको डायरेक्ट कर सकती है कोर्ट, क्या कर सकती है, उसको डायरेक्ट कर सकती है, परफॉर्म स्पेसिफिकली सो मच ऑफ सच पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज कैन बी परफॉर्म। यानी कि कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट जो है एग्रीव पार्टी अगर जो है क्या करे, एग्रीव पार्टी कोर्ट के अंदर आए, तो जिसने डिफ़ॉल्ट किया उस डिफ़ॉल्ट करने वाली पार्टी को कोर्ट ये कह सकते हैं कि आप जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें, अंडरस्टैंड। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट, इंडिपेंडेंट पार्ट। देखें, अब सेक्शन नंबर 16 को समझने के लिए आप यूं समझें कि ए है और बी है। ए बी को ये कहता है कि आप मुझे हर मंथ 100 टन पानी की बोतलें जो मिनरल वाटर होती हैं वो मुझे पहुंचा के जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है हर मंथ का वो अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हर महीने का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। when the party to a contract which taken
by itself can ought to be specific performance stands separate or independent footing from the another part of the same contract, कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग फुटिंग है। क्या है? इंडिपेंडेंट फुटिंग है। इंडिपेंडेंट फुटिंग का मतलब कि अलग अलग ट्रांजैक्शन है, तो वो जो अलग अलग ट्रांजैक्शन है उसको हम इंडिपेंडेंट जो है कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, विच कैन नॉट और ऑट नॉट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, जिसको स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता। द कोड में डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो कोड क्या कर सकती है? कोड जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट कर सकती है। अंडरस्टैंड? कोड क्या कर सकती है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट कर सकती है। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 क्या आ जाए? सेक्शन नंबर 17 जो है, सेक्शन 17 क्या कहता है? कहता है बार इन अदर केसेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहा है ये एक बार है, किस चीज का बार? इन अदर केसेस, बार इन अदर केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 17 बार लगा रहा है और ये जो है एक मैंडेटरी प्रोविजन है जो शल के साथ स्टार्ट हो रहा है। क्या कह रहा है? द कोर्ट शल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन द कमिंग फॉर गोइंग सेक्शंस। 3 जो है क्या? 3 प्रीसीडिंग सेक्शंस। सेक्शन नंबर 17 ये कह रहा है कि 16 से पहले जो थे वो क्या थे? वो डिस्क्रिशनरी थे इन नेचर, और कोड उसके अंदर क्या करेगा? कोड उन केसेस के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेगा ही करेगा। लेकिन सेक्शन 17 ने ये बात की कि जो सेक्शन 17 से आगे 18, 19 और 20 हैं उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर जो है कोड ग्रांट नहीं कर सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, किस तरीके से? द कोड शल नॉट डायरेक्ट, वर्ड क्या है? द कोड शल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले सेक्शन नंबर 18 क्या आ जाता है? परचेजर, परचेजर राइट अगेंस्ट वेंडर। परचेजर राइट्स अगेंस्ट वेंडर विथ इम्परफेक्ट टाइटल। ठीक है, विथ इम्परफेक्ट टाइटल। अब यहां पर क्या, इसको आप रेड विथ करें किसके साथ? आर्टिकल 114 QSO, जो क्या बात करता है? जो बात करता है किसकी? इस टॉपल की। अब देखें आर्टिकल सेक्शन नंबर 18 क्या बात कर रहा है? वेयर द पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट सर्टेन प्रॉपर्टी ओनली इम्परफेक्ट टाइटल। मिसाल के तौर पे ए है और बी है। ए जो है बी को कहता है कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी देता हूँ जो मेरी हैदराबाद के अंदर है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 12/2/2023 के अंदर। अब 12/2/2023 के अंदर ये प्रॉपर्टी तो एक ही थी ही नहीं, और आगे चल के 12/4/2023 को ये प्रॉपर्टी ए की हो जाती है, और 14/4/2023 को ये प्रॉपर्टी ए जो है किसको सेल आउट कर देता है? मिस्टर सी को, ज़्यादा पैसों में। तो यहाँ पर जब बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करेगा तो ए के पास सबसे जो परफेक्ट बहाना है वो क्या है? कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है ही नहीं। जब ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी उस टाइम पे, तो आप मुझ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किस तरीके से लगा रहे हैं? ठीक है, देखें जिस डेट पर उसने उसको सेल की उस डेट पे अगर वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा नहीं लगा सकता। If the vendor or lessor has subsequently to the sale or lease acquired any interest in the property, the purchaser or lessor may compel him to make good the contract out of such interest। कह रहा है कि अगर पहले से उसका कोई भी किसी किस्म का इंटरेस्ट था तो उसको मजबूर किया जा सकता है आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो फिर उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेयर द अकरेंस ऑफ द अदर पर्सन इज नेसेसरी to validate the title and they are bound to convey at the vendor's or lessor's request, the purchaser or lessee may compel him to procure such a concurrence। तो उस सूरत में भी वो उसको कर सकता है। ये इसने सरकमस्टांसेस बता दिए जिसके अंदर वो उसको मजबूर करवा सकता है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फुलफिल करें, बाकियों के अंदर अदरवाइज जनरली नहीं। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 क्या कहता है? पावर टू अवार्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 19 क्या कह रहा है? सेक्शन 19 सिंपल ये बात कर रहा है कि जहां पर बात आएगी, एक आपने सूट दाखिल किया किस चीज़ का?
सूट दाखिल किया कि आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ये एसपी लिखा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस समझ लीजिए इसको। अब सूट दाखिल करते हैं आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोड, ये देखते हैं कि इस शख्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बनती ही नहीं है। इसके तो क्या बनते हैं, इसके बनते हैं डैमेजेस। तो जाहिर सी बात है, आप जब डैमेजेस का मुकदमा करेंगे तो फिर वही बात के फिर दोबारा से मुकदमा करना। तो सेक्शन 19 ने सिंपल इतनी बात की थी, डैमेजेस का मुकदमा आप अलग से फाइल नहीं करेंगे, बल्कि ये जो आपने सूट फाइल किया था इसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा डैमेजेस के मुकदमे में। यानी कि कोर्ट की डिस्क्रेशन है, कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाए आपको, या फिर कोर्ट आपको डैमेजेस ग्रांट करवा सकती है। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट था सेक्शन 19 का, वो क्या था, नो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। ठीक है। सेक्शन 20 क्या कहता है, लिक्विडेशन ऑफ डैमेज इज नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कह रहा है कि जो लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस है वो कोई बार नहीं है किस पर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर। लिक्विडेशन इज नॉट अ बार। सेक्शन 20 ने इतनी बात की कि जो लिक्विडेशन है वो कोई बार नहीं है। A contract otherwise proper to be specifically enforceable may be thus enforced though a sum is named as the amount was paid to be is breach, the party in default willing to pay the same। कह रहा है अगर पार्टी इन डिफॉल्ट विलिंग टू पे है, पार्टी इन डिफॉल्ट क्या है, विलिंग टू पे द सेम है, तो फिर वो पे करेगी। लेकिन जो लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस है वो किसी किस्म का बार नहीं है किस पर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर। क्या नहीं है, बार नहीं है। अब देखें, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं क्लियर किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सिंपल पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ ग्रांट होगी। यानी कि आप जो है जहाँ, सबसे पहले जो पॉइंट ही याद रखें इसके लिए, वेयर द मनी इज नॉट एडुकेट, ठीक है, जहाँ पर कंपनसेशन मनी एडिक्वेट रिलीफ ना हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम की जाएगी। जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करते हैं, ठीक है, तो फिर किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्मॉल में होगी तो क्या होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अनपरफॉर्म पार्ट है तो फिर वो अगर लार्ज में होगा तो क्या होगा, ये सारा का सारा हमें किसने बताया, सेक्शन 14 और 15 ने बताया। फिर जब हम आगे गए तो वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट पार्ट की बात की गई कि अगर इंडिपेंडेंट पार्ट हो, यानी कि एक ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके अलग अलग ट्रांजैक्शन है, यानी कि अलग अलग इंडिपेंडेंट पार्ट है, तो फिर किस तरीके से उसको फुलफिल किया जाएगा। और फिर सेक्शन नंबर 19 ने जो बात की वो किस चीज़ की थी कि नो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, कि ज़्यादा आप सूट जो है नहीं इंस्टीट्यूट करेंगे, एक ही मुकदमे के अंदर आपका जो मुकदमा है वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, डैमेजेस के मुकदमे में। फिर सेक्शन 20 ने बात की लिक्विडेशन इज़ नॉट अ बार, कि जो ये लिक्विडेशन का मामला है ये एक बार नहीं है किस पर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।